ये भी ताकत का करिश्मा है? उसने मुतहय्यराना अंदाज में पूछा। नहीं, ये तजर्बा है। ज़माने कदीम का इंसान इसी तरह आग रोशन करता था। फिर हम दोनों पत्थरों की उस खासियत पर गुफ्तगू करते रहे। जानवर भुनने के लिए आग पर रख दिया गया था। गोश्त खाने के बाद हम वहीं आराम करने लेट गए। घोड़े घास चरने लगे थे और फिर अचानक ही हमारी नजर बैक वक्त एक तरफ उठी थी। वो एक चौड़े फैलाव का दरख्त था और इस पर बड़े बड़े फल लटके हुए थे, लेकिन ये फल जिंदा इंसान थे, आधे बदन के इंसान, जिनका नीचे का धड़ गायब था। गोगला भी संजीदगी से उठ गई। गोगला, ये दरख्त के फल नहीं है, बल्कि आओ, वो इस संजीदगी से बोली और हम दोनों दरख्त की जानिब बढ़ गए। तख्तुल सरा की हर चीज अनोखी थी। अब तक मैंने जो कुछ देखा था वो मेरे लिए बहुत दिलकश था। हालांकि सदियां मेरी निगाहों में थी और जिंदगी के बेशुमार अजायबात मेरी निगाहों से गुजरे थे, लेकिन जादू, प्रोफेसर, इस इल्म से मैं अभी तक नावाकिफ था। ये सब कुछ मावराए अकल था और ज़हन इन मनाजर से उलझ जाता था। दरख्त में जो लोग लटके हुए थे उनके बाल बहुत लंबे थे, लेकिन वो औरतें नहीं थीं। सारे चेहरे मर्दों के थे। इनकी आंखें खुली हुई थी और वह पलकें झपक रहे थे, लेकिन इनके बदन नीचे से गायब थे और ये अनोखे फल बड़े अजीब लग रहे थे। मैंने गोगला का चेहरा देखा। उसके चेहरे पर गुस्से के तासरात थे। आंखों में सब्ज चमक लहरा रही थी। वो दरख्त के नजदीक पहुंच कर रुक गई। कहाँ के वासी हो? गोगला ने एक सवाल किया। चांदी की जमीन के। बेशुमार आवाजें उभरी। किसके पैगाम्बर हो? योशना के। वही तमाम आवाजें दोबारा उभरी। क्या पैगाम है? गोगला ने पूछा। यही कि इस दरख्त के बाद तुम्हारी जमीन खत्म हो जाती है। योशना तक ये इतला पहुंच गई है कि तुमने जमीन के एक हिस्से पर अपनी हुकूमत कायम करने का ऐलान कर दिया है और कुर्बो जवार के लोगों को परेशान कर रही हो, यानी दूसरे तुम्हारे वजूद से परेशान हैं। चुनाचे इससे पहले कि योशना तुम्हें सजा देने के लिए आता, उसने तुम्हारी हद मुकर्रर कर दी है और हुक्म दिया है कि इस हद से ज्यादा तुम्हें बढ़ने की इजाजत नहीं है। अगर तुमने ये बात ना मानी और आगे बढ़ने की कोशिश की तो मुमकिन है योशना वक्त से पहले ही पहुंच जाए। ओह, मैं भी यही चाहती हूँ कि वक्त से पहले ही मेरी जानिब मुतवज्जा हो जाए, गोगला ने कहा और फिर मेरी जानिब देखकर बोली, ये पैगाम्बर हैं कनाशी के, और तुमने सुना कि कनाशी को भी इल्म हो गया है कि गोगला एक ताकत, एक हैसियत हासिल कर चुकी है। सो इसका गरूर कैसे बर्दाश्त करेगा इस बात को कि वो जो दम भरती रही इसकी मोहब्बत का आज उसके बराबर आने का दावा करे। और ये दरख्त इस बात की निशानदही करता है कि जिस पर इसके पैगंबर लटके हुए हैं। लेकिन ये कैसे पैगंबर हैं गोगला? मैंने ताज्जुब से पूछा। ये सरजमीन के लोग हैं काश। ये वो हैं जो अताब का शिकार होते हैं और यहाँ कैदियों को कैद करने के लिए किसी कैद खाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि इन्हें ऐसी ही सजाएं दी जाती हैं। तो क्या ये कैदी हैं और सजा काट रहे हैं? मैंने पूछा। वैसे प्रोफेसर, सजाओं की ये अनोखी किस्म मैंने पहली बार ही देखी थी, जिस पर मैं हैरान हुआ, लेकिन इस कदर नहीं कि अपने तासरात गोगला से छुपा ना पाता। हालांकि जमीन पर मैं अजीबो गरीब दुनियाएं देख चुका था, मुतहय्यर कुन पुरस्रार मसाइल से निमट चुका था। सो दरख्त पर लटके हुए ये इंसान मेरे लिए ज्यादा हैरानी का बायस न बन सके। हाँ, इनके हाथ छीन लिए जाते हैं, कभी पाँव छीन लिए जाते हैं, कभी आंखें छीन ली जाती हैं और वो अपनी ये सजा पूरी करते हैं। गोगला ने जवाब दिया और बोली, काश तुम इन लोगों को देखो जिनके आधे बदन गायब हैं। इनके आधे बदन योशना की तहवील में होंगे और जब इनकी सजाएं पूरी हो जाएंगी तो इनके आधे बदन जो इसी वक्त इनके वजूद से अलहदा हैं इन्हें मिल जाएंगे। चुनांचे यूं समझो कि ये कैदी हैं जिन्हें पैगाम्बर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। बहुत खूब, गोया योशना से तुम्हारी छिड़ गई? मैंने सवाल किया। हाँ, छिड़ तो पहले ही गई थी, लेकिन सिर्फ मेरी तरफ से, और अब योशना या कनाशी मेरे बारे में मुकम्मल तौर पर वाकिफ हो गया। लेकिन इस तक इतला पहुंचाने वाला कौन है? गोगला ने पुरख्याल लहजा में कहा और आधे जिस्मों वाले लोगों की जान ही मुतवज्जा होगी। सुनो, गोगला ने आधे पैगाम्बरों को मुखातिब किया और इन सब की निगाहें गोगला की जानिब घूम गईं। तुम सिर्फ कासिद हो और कासिद अपने फराइज अंजाम देते हैं, दुश्मनी नहीं करते। तुम योशना के कैदी हो, इसके हमदर्द नहीं। तुमने इसका पैगाम मुझे दिया, मैंने समझा, सोचा, सुना और अब मेरा अमल मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। लेकिन मुझे बताओ कि योशना तक मेरी हुकूमत की इतला किसने पहुंचाई? फलूस ने, इन लोगों ने जवाब दिया और गोगला की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। मुझे यकीन था, गोगला ने गुर्राती हुई आवाज में कहा। ठीक है, गवर्नर का मुदब्बिर ये बात कैसे बर्दाश्त करेगा कि गोगला इसकी बस्ती पर काबिज हो, लेकिन इसके जवाब में इसे जो कुछ मिलेगा वो दुनिया देखेगी, गोगला ने कहा। इसका चेहरा आग की तरह तमतमा रहा था। फिर उसने अपने दोनों हाथ बुलंद किए, वो आसमान की तरफ देखने लगी थी। उसके हाथों की मुठियां सख्त से सख्त तर होती जा रही थी।
फिर उसने अपने दोनों हाथ नीचे गिराए और इन्हें दरख्त की जानिब फैला दिया। इसके हाथ की हर उंगली से शोले निकल रहे थे और दरख्त में आग लग गई। दरख्त से लटके हुए आधे जिस्म वाले इंसान कर्ब से चीखने और चिल्लाने लगे। इनके जिस्म जलने लगे थे, लेकिन इनके जिस्म दरख्त से खुल नहीं सकते थे। वो बुरी तरह तड़पने लगे थे। मैं ये दर्दनाक मंजर देख रहा था। दरख्त धड़ाधड़ जल रहा था। इसमें लटके हुए कैदी भी इसी आग का शिकार हो रहे थे। चंद लम्हात के बाद दरख्त ने जमीन छोड़ दी। आग बहुत शदीद थी और इस आग से मैं अच्छी तरह वाकिफ था, क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरा इस आग से वास्ता पड़ चुका था। गोगला के हाथों में इस सिलसिले में जो कुव्वत थी वो बेपनाह थी। चंद साथ के बाद जलते हुए दरख्त की लकड़ियां कोयलों में तब्दील होने लगीं और फिर वो राख बन गई। लटके हुए कैदियों में से अब कोई भी जिंदा न बचा था। गोगला का बदन आहिस्ता आहिस्ता कपकपा रहा था। फिर उसने मेरी जानिब देखा और बोली, मैंने कनाशी से ऐलान जंग कर दिया है। इसके कासदों की मौत इसकी सबसे बड़ी तौहीन है और मुझे यकीन है कि उसकी इतला उसे बहुत जल्द पहुंचाएगी। फिर अब मैंने दिलचस्पी से पूछा, अब क्या काश आगे बढ़ेंगे और फलूस को उसकी मुखबरी की सजा देंगे? ठीक है, मेरी तो तकदीर ही में ये लिखा है, लेकिन फिर भी गोगला, चलो जैसा तुम पसंद करो वैसा ही होगा। हम दोनों वहां से आगे बढ़ गए। गोगला खामोशी से चल रही थी। उसके चेहरे पर न जाने कैसे कैसे तासरात थे। मैं भी खामोश था। हैरत की इस दुनिया में मेरी अकल ज्यादा साथ दे रही थी और मैं सोच रहा था कि यहाँ कैसे कैसे इसरार हैं। ये औरत मनोरमा से भी ज्यादा खतरनाक है। मनोरमा जादूगरनी थी। उसने बहुत कुछ किया था, लेकिन तख्तुल सरा की ये जादूगरनी इससे बहुत ज्यादा तेज थी। जिस तरह खड़ा हुआ दरख्त जलकर खाक हो गया था, वो काबिल दीद मंजर था। न जाने इसकी कुव्वतें कौन कौन से गुल खिला सकती हैं। यूं भी प्रोफेसर में जिंदगी तो थी ही तजर्बात का मस्कन। मैं इसके साथ आगे बढ़ता रहा। गोगला हद से ज्यादा खामोश थी। बहुत कुछ सोच रही थी कनाशी के बारे में। कनाशी जो इसका महबूब था, लेकिन जो अब इसका दुश्मन था। इस शख्स के बारे में जो कुछ कहा गया था वो मेरे लिए खासा ताज्जुब खेज था। मैं चाहता था कि यहाँ अपनी कुव्वतों को ज्यादा से ज्यादा आजमाऊं, अपनी कुव्वतों को देखूं और गौर करूं कि तख्तुल सरा का जादू ज्यादा कुव्वत रखता है या कमाए। चलते रहे हम दोनों और एक तवील सफर के बाद दूर से एक बस्ती के आसार नजर आए। तब गोगला ने कहा, ये गोरना है जिसका मुदब्बिर बकौल तुम्हारे फलूस है। हाँ, लेकिन इससे पहले हम लोग इस बस्ती में दोस्तों की मानिद ताकिल हुआ करते थे। फलूस ने भी मुझसे मुकम्मल ताउन का वादा किया था, लेकिन अफसोस वो वादा खिलाफ निकला और उसने ये इतला कनाशी तक पहुंचा दी। हालांकि कनाशी खुद भी बहुत जल्द इसकी कोशिशों से वाकिफ हो जाता, लेकिन इसका मकसद सिर्फ कनाशी से वफादारी और मुझसे दुश्मनी है। चुनाचे दुश्मनों को सजा देना तो बहुत जरूरी है, गोगला ने कहा। और थोड़ी देर के बाद हम लोग बस्ती के नजदीक पहुंच गए। दिन और रात का कोई तायुन था ही नहीं। बस्ती में रोशनी फैली हुई थी। लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। तब हम दोनों बस्ती में दाखिल हो गए और देखने वाले हमें देखकर अपने अपने कामों को छोड़कर खड़े हो गए। गालिबन गोगला उनके लिए बहुत बड़ी हैसियत रखती थी। इनके चेहरों पर खौफ के आसार से मटाए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे और गोगला धीमे से मेरे कान के नजदीक मुंह लाकर बोली, देख रहे हो काश? हाँ, क्या महसूस कर रहे हो? गोगला ने कहा। मैं महसूस कर रहा हूँ गोगला के ये लोग तुमसे खुश नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है। ये सब मजबूर हैं। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, इन्हें अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए मुदब्बिरों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुदब्बिर एक तरह से छोटे छोटे हुक्मरान हुआ करते हैं। इन पर यह जिम्मेदारी आयद की जाती है कि अपने लोगों का ख्याल रखें। सो इनके लोग इनके लिए मजबूर हुआ करते हैं और अगर वो इनकी अतात ना करे तो फिर क्या करें? गोगला ने कहा। इसका मकसद है गोगला के इस वक्त वो तुमसे ताउन नहीं करेंगे। मुझे इनके ताउन की जरूरत भी नहीं है, गोगला ने जवाब दिया। खैर, जाहिर है तुम बेहतर समझती हो इन मामलात को। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सो जो चाहो करो, मैंने कहा। और गोगला ने गर्दन हिला दी। फिर उसने एक हाथ खड़ा किया और लोग उसकी जानिब मुतवज्जा हो गए। मेरे नजदीक आओ गोरना के लोगों, मेरे नजदीक आओ, उसने आवाज दी और लोग एक दूसरे की जानिब देखने लगे। फिर उनमें से 2 या 3 आदमी आगे बढ़े और गोगला के सामने पहुंच गए, लेकिन वो मुअद्दब न थे। क्या तुम मुझे काज तस्लीम करने से इनकार करते हो? गोगला ने पूछा। आगे बढ़कर आने वालों ने एक दूसरे की शक्लें देखी और फिर इनमें से एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और कहने लगा, गोगला, बिलाशुबा तू अजीम कुव्वतों के मालिक होगी, लेकिन फलूस ने हमें हुक्म दिया है कि हम तेरी अतात न करें। ओह, बूढ़ा फलूस शायद योशना का हीरो बन गया है, गोगला ने गजबनाक लहजे में कहा। योशना का हीरो बनना कोई बुरी बात तो नहीं है गोगला। तमाम बस्तियों के हुक्मरान, इस जमीन का मालिक, वो हम पर कादिर है। अगर हम उसके हुक्म की तामील करें तो क्या इसमें हमारी जिंदगी की हिफाजत नहीं है? ठीक है, लेकिन मैं इस इलाके पर अपनी हुक्मरानी का दावा कर चुकी हूँ, गोगला ने मजबूत लहजे में कहा। इसके लिए बेहतर यह है कि गोगला के तू फलूस से बात कर ले और इसके बाद जो नतीजा जाहिर होगा हम उस पर अमल करेंगे। गोया अपने तौर पर तुम मुझसे ताउन करने के लिए तैयार नहीं हो। हम उलझन में हैं गोगला,
हम तुझसे भी अलग नहीं हैं और काश योजना के अहकामात की तामील से भी इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, गोगला ने आहिस्ता से कहा और इन लोगों को हुक्म दिया, जाओ। वो सब पीछे हटने लगे थे। फिर गोगला मेरी जानिब मुड़ी और बड़े धीमे अंदाज में मुझसे मुखातिब होते बोली, हम फलूस के महल की जानिब चलते हैं काश। मैंने दोनों शाने हिलाए और उसके साथ चल पड़ा। प्रोफेसर, मुझे इस बात से क्या दिलचस्पी हो सकती थी कि गोगला कहाँ जा रही है और क्या करने वाली है। मैं तो इन तमाम मामलात में दिलचस्पी ले रहा था। ये दुनिया ऊपर की दुनिया से मुख्तलिफ थी और इसके अलावा इसमें एक दिलचस्पी और दिलकशी मेरे लिए थी। तो मैं तो देखने वाला था और देखने में कोई हर्ज भी नहीं था। हाँ, अगर जरूरत पेश आती इस बात की कि मेरा अमली कदम भी उठे इस सिलसिले में, तो मैं नहीं था पीछे किसी तौर भी इस सिलसिले में। चुनाचे गोगला चलती रही और फिर एक खूबसूरत महल की जानिब जाकर रुक गई जहां 2 आदमी पहरा दे रहे थे। गोगला को देखकर उन्होंने अपने हथियार जमीन की जानिब झुका दिए। इसका मकसद था कि उसे महल में जाने की इजाजत नहीं है। गोगला ने खूनखार निगाहों से उन्हें देखा और फिर आहिस्ता से बोली, चूंकि फलूस से दोस्ताना मरासिम खत्म हो चुके हैं, इसलिए इब्तदाई तौर पर इसके लिए पहला तोहफा, उसने कहा। और फिर उसने दोनों उंगलियां मुहाफिजों की जानिब उठा दी। मुहाफिजों को आग लग गई थी। उनकी दर्दनाक चीखें सुनकर बहुत से लोग जमा हो गए। तब गोगला ने दोनों हाथ फैला दिए और अजीब से अंदाज से चारों जानिब देखने लगी। तब उसने एक शख्स को इशारे से बुलाया और बोली, फलूस को मेरे सामने पेश करो। इसके बरक्स अगर तुमने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की और मुझे यहाँ से हटाना चाहा तो तुम सब अपनी जिंदगियों को खोने के खुद जिम्मेदार होगे। उसने गजबनाक लहजे में कहा। भिनभिनाहटें गूंजने लगी और इन लोगों के चेहरों पर खौफ के आसार नजर आने लगे। फिर वो पीछे हटके उनमें से चंद अफराद अंदर चले गए थे। तब महल के दरवाजे पर फलूस नजर आया, एक तवील उम्र बूढ़ा जिसके गाल बर्फ की मानिद सफेद थे। उसकी पलकें लटक कर उसके गाल पर आ पड़ी थीं। आंखें खोलने के लिए उसे हाथों का सहारा लेना पड़ रहा था। तब उसने अपनी आंखों से पलकें उठाई, आंखों पर जोर देकर पहले गोगला को देखा और फिर मुझे। फिर भारी लहजे में बोला, गोगला तू किस हैसियत से इस बस्ती में आई है? काश की हैसियत से, लेकिन योजना का हुक्म है कि काश की हैसियत से तुझे इस बस्ती में दाखिल न होने दिया जाए। उसने ये हुक्म तुम्हें दिया है फलूस? हाँ, क्या तुम अपने अंदर ये कुव्वतें पाते हो कि मुझे रोक दो? गोगला ने अजीब से लहजे में कहा, योजना ने मुझे कुछ कुव्वतें अनायत की हैं और इसका मसरफ यही है कि मैं तुझे रोकूं। चुनाचे मैं इनके इस्तेमाल से बाज नहीं रह सकता। बूढ़े फलूस ने सर्द और बेजान से लहजे में कहा, तब ठीक है फलूस, तुम योजना के साथ वफादारी का सबूत दो और मैं अपना हक इस्तेमाल करती हूँ, गोगला ने कहा। और फिर वो इस तरह से पीछे हट गई जैसे कि कुछ करना चाहती हूँ। फलूस के चेहरे पर एक लम्हे के लिए सरअसहमगी के आसार पैदा हुए थे। फिर उसने भारी और बुरदबार लहजे में गोगला को मुखातिब करते हुए कहा, गोगला मुझे इल्म है कि तेरी कुव्वतें बेपनाह बढ़ चुकी हैं। मुझे ये भी इल्म है गोगला कि तूने इस इलाके पर कब्जा जमाने का ऐलान किया है और बेवजह नहीं किया होगा। लेकिन फलूस योजना के इशारों पर चलता है और इसके अहकामात पर अमल भी करेगा। चुनाचे अब जो कुछ होगा वो योजना के नाम पर होगा, फलूस ने कहा। और फिर लोगों को इधर उधर हट जाने के लिए कहा गया। तमाम लोग पीछे हट गए। गोगला ने मेरी तरफ देखा और मुझसे बोली, काश तुम भी पीछे हट जाओ। ये जिस्मानी लड़ाई नहीं है और तुम बता चुके हो कि तुम सिर्फ जिस्मानी लड़ाइयों के माहिर हो, गोगला ने कहा। और मैं गर्दन हिलाकर पीछे हट गया। तब गोगला ने आसमान की जानिब हाथ उठाए। उसकी दोनों उंगलियां तशंजी अंदाज में हिल रही थी। उसने दोनों हाथों की मुट्ठियां जकड़ रखी थी। फिर उसने अपने हाथों को खोला और इनमें 2 काले गोले चमक रहे थे। तब गोगला ने वो गोले फलूस की जानिब फेंक दिए। खौफनाक धमाके हुए और फलूस के इर्द गिर्द आग ही आग फैल गई। लेकिन मैंने देखा कि नीले रंग का एक हल्का सा गुबार फलूस के बदन से खारिज हुआ और उसने इस फैलती हुई आग को बुझा दिया। ये खेल मेरे लिए बड़ा दिलकश था प्रोफेसर। मुझे यकीन है कि ये सब कुछ तुम्हें मुतासिर नहीं कर रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा ही लगा था। मैं इस इल्म का कायल हो गया था और तख्तुल सरा में तो शायद इस खेल की हुकूमत थी जिसका अंदाजा मुझे जगह जगह हुआ। वो लोग तो जादू ही के जरिए जिंदगी गुजारते थे। आग बुझ गई तो गोगला ने दूसरा वार किया। इस बार सर्द लहरें खारिज हुई थीं और फिजा में बेहद ठिठुरा देने वाली खुनकी पैदा हो गई थी। लेकिन फलूस ने उसे भी नाकाम बना दिया था। तब फलूस ने फिजा में हाथ उठा दिए। योजना मुझे तेरी मदद की जरूरत है। उसने हाथों को अजीब अंदाज में चक्कर दिए और दूसरे लम्हे मैंने अजीबो गरीब मंजर देखा। मैंने देखा कि फुलादी सलाखों का बना हुआ एक चमकदार पिंजरा कहीं से नमूदार हुआ और गोगला इस पिंजरे में कैद होकर रहेगी। फलूस ने संजीदा निगाहों से गोगला को देखा। गोगला इस पिंजरे के अंदर चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। फिर उसने पिंजरे की सलाखों पर हाथ रखे और सलाखें टेढ़ी हो गईं। लेकिन हैरत की बात थी, सलाखें टेढ़ी होने के बाद सीधी हो गई थी। गोगला मुख्तलिफ अंदाज में इन सलाखों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन सलाखें टेढ़ी होती और फिर सीधी हो जाती थी, बिल्कुल किसी रबड़ की मानी। और चंद साहत के बाद कोगला के चेहरे से परेशानी का इजहार होने लगा। मैं दिलचस्पी से यह मंजर देख रहा था, लेकिन फलूस ने दोबारा हाथ ऊपर उठा दिए और फिजा में से एक और पिंजरा अंदर आया। यह पिंजरा मेरे लिए आया था। मेरे होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। इसका मकसद है कि फलूस ने सोचा कि मैं इसका मुहाफिज हूं, जिसने मुझे भी कैद कर दिया। लेकिन बहरहाल मैं अपने तौर पर अभी कुछ भी नहीं कर सकता था। मनोरमा का जादू मैं देख चुका था और जादू बिलाशुबहा मेरी जिंदगी से मुख्तलिफ चीज थी। मैं इस तिलिस्म में फंस कर रह गया था और इस तिलिस्म में मेरी कुव्वतें भी खत्म होकर रह गई थी। चुनाचे भी मैं इस बात का इजहार नहीं करना चाहता था कि मैं गोगला का मुकम्मल तौर पर साथी हूँ। मैं पहले ये देखना चाहता था कि गोगला कहाँ तक कुव्वतें रखती है, लेकिन यूं लगता था जैसे गोगला की सारी कुव्वतें इस पिंजरे में कैद हो जाने के बाद जायल होती जा रही हैं। वो अब किसी कदर सरसहमा नजर आ रही थी। मैं देर तक उसे गौर से देखता रहा। अचानक फलूस की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो कह रहा था, गोगला, इस बात का एतराफ करने में मुझे कोई एतराज नहीं है कि ये कुव्वत मेरी नहीं बल्कि योशना की है, वरना मेरी कुव्वतें तो तुझे कभी भी कैद न कर सकती थी। लेकिन देख, योशना ने बिलाखिर फतेह पाली है और वह नाकाबिले तस्खीर है। दर हकीकत वो इस सरजमीन का कास है। फलूस कह के लगाता हुआ बोला, मैं इसे फना कर दूंगी, मैं इसे फना कर दूंगी। गोगला ने गुर्राते हुए लहजे में कहा, बिलाशुबा ये तेरी और उसकी लड़ाई है। अगर तू इसे फना कर देगी तो हम सब तुझे बरतर व आला तस्लीम कर लेंगे, तेरी अतात करेंगे। लेकिन फिल वक्त तू यहाँ कैद है और इस वक्त तक कैद रहेगी जब तक कि योशना तेरे बारे में कोई नया हुक्म न दे। हाँ गोगला, ये कौन है? इसके बारे में मुझे बता कि ये तेरा भी कास है। मैं नहीं मानती, गोगला ने जवाब दिया। यहाँ शायद उसने जहानत और अक्लमंदी से काम लिया था। वो ये जाहिर नहीं करना चाहती थी कि मैं भी जिस्मानी कुव्वतों का मालिक हूँ, मुबादा मैं किसी मुसीबत में गिरफ्तार न हो जाऊं। लेकिन इस वक्त प्रोफेसर मैं बुज़दिली से काम नहीं ले सकता था। मुझे कुछ बोलना जरूरी था। चुनाचे मैंने भारी लहजा में कहा, हाँ फलूस, मैं गोगला का साथी हूँ, मैं इसकी कुव्वतों का काहिल हूँ, मैं इसका मददगार भी हूँ। तुम जो सलूक इसके साथ कर रहे हो वही मेरे साथ भी करो, वरना नुकसान उठाओगे। खूब खूब, फलूस ने हंसते हुए कहा और फिर उसने अपने लोगों की जानिब देखकर कहा, जाओ बस्ती वालों के सामने ये बातें दोहरा दो। इनसे कह दो कि गोगला अब योशना की कैदी है, इसकी बर्तरी तस्लीम न करें। वो इलाका जिसे गोगला अपनी मलकियत समझती इस पर कब्जा कर लें। गोगला शिकस्त खा चुकी है और अब वो इस वक्त तक कैद रहेगी जब तक के 6 बारशें इस पर से न गुजर जाएं। लोग चारों तरफ दौड़ गए और फलूस अपने महल की जानिब चला गया। गोगला गजबनाक अंदाज में गुरा रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि पिंजरे की सलाखें तोड़कर फेंक दे। इस सिलसिले में वो थोड़ी सी जख्मी भी हो गई थी। मैं ये दिलचस्प मनाजर देख रहा था। तब मैंने अपने जहन में एक बात सोची, अगर मैं अपना पिंजरा तोड़ने की कोशिश करूं तो क्या मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा? क्या जादू की कुव्वतें मेरी सदियों की कुव्वत पर भारी पड़ जाएंगी? क्या मुझे फिर शिकस्त का सामना होगा? यकीन करो प्रोफेसर, ये बातें मेरे लिए खासी तकलीफ थी और यही सारी बातें सोचते हुए कभी कभी मेरा दिल चाहता था कि मैं इस इल्म से इस्तेफादा करूं, इसे भी मुकम्मल तौर पर समझ लूं। मेरी जिस्मानी कुव्वतें बेपनाह थी और मैं हर जगह फाते था, लेकिन ये इल्म मुझ पर फाते रहा था। मैं चंद साथ सोचता रहा। गोगला मुझसे ज्यादा दूर न थी। तब मैंने उसे आवाज दी और गोगला मुझे देखने लगी। गोगला, क्या तुम खुद को बेबस महसूस कर रही हो? मैंने पूछा। नहीं, हरगिज नहीं। तब तुम इस पिंजरे से आजाद क्यों नहीं हो जाती? मैं? हाँ तुम। मैं कोशिश करूंगी और मुझे यकीन है कि मैं इससे निकल जाऊंगी। ये कमबख्त फलूस अपनी कुव्वत पर नहीं बल्कि योशना की कुव्वत पर अकड़ रहा है। गोगला गुर्राती हुई आवाज में बोली। लेकिन इसने साफ कह दिया है गोगला कि तुम योशना की कैदी हो। मैंने कहा और गोगला के हल्क से एक तेज गुर्राहट उभरी। नहीं, मैं किसी की कैदी नहीं हूं। अगर मैं योशना को शिकस्त न दे सकी और अगर मैं फलूस को जहन्नुम रसीद न कर सकी तो गोगला दांत पीस कर खाम हो चुकी। वो अब काफी हद तक परेशान नजर आ रही थी और मैं महसूस कर रहा था कि उसके अंदर बेबसी है, मुकम्मल बेबसी। थोड़ी देर के बाद बस्ती के बेशुमार लोग उस जगह पहुंच गए थे। वो सब गोगला और मुझे देख रहे थे। हम दोनों कैदी थे, लेकिन मैंने ये बात भी महसूस की थी कि वो लोग हमें इस तरह से देखकर खुश नहीं हुए थे। बस एक अजीब सी खामोशी इन सब के चेहरों पर तारी थी। तब फलूस भी वहां आ गया। उसने सबको मुखातिब करते हुए कहा, योशना के वफादारों, जैसा कि तुम्हें मालूम था कि गोगला ने कुछ अरसा कबल एक मखसूस इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया था। इसने कहा था कि वो कास है। योशना के खादिम की हैसियत से ये मेरा फर्ज था कि मैं योशना को इस बात के इतला दूं। तो मैं वहां पहुंचा और मैंने उसे सारी बातें बताई। लेकिन योशना एक अजीम कुव्वत है। वो सिर्फ इस बस्ती ही का हुक्मरान नहीं है बल्कि अपनी कुव्वतों के जरिया हम सब पर हुकूमत करता है। उसकी बरकतें हम सबको जिंदगी की जरूरियात से मरसा करती हैं। चुनांचे इसके खादिम की हैसियत से मैं इसके पास पहुंचा और मैंने उसे सारी बातें बताई और योशना ने मुझे अपनी कुछ कुव्वतें अनायत फरमा दी। उसने कहा कि वो खुद तो बहुत अजीम है, इस तक पहुंचना तो बहुत बाद की बात है। वो ये काम सिर्फ बस्ती के हुक्मरानों से ले सकता है ताकि उसके दुश्मन उसकी ताकत का लोहा मान ले। इसका हुक्म था
कि गोगला इस इलाके में ना आए और गोगला ने इसका हुक्म न माना। सो तुमने देखा कि गोगला यहाँ आई इस इलाके में जो इसके लिए ममनू है, और यहाँ आने के बाद इसने ऐलान किया कि वकास है। मैंने ना तस्लीम किया और योशना का पैगाम और वो कुव्वतें गोगला तक पहुंचा दी जो योशना ने मुझे गोगला के लिए बख्शी थी, और यह हदायत कर दी थी कि इन कुव्वतों को गोगला के अलावा किसी दूसरी जात पर इस्तेमाल न किया जाए।